अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। यूइस लोगों के 5 राज्यों में अन्यंत का नाम कुइस सुआंग था। 25 ईसा पूर्व के लगभग इस राज्य का स्वामी कुसान नाम का वीर पुरुष हुआ, जिसके शासन में इस राज्य की बहुत उन्नति हुई। उसने धीरे धीरे अन्य यूइस राजाओं को जीतकर अपने अधीन कर लिया। वह केवल यूइस राज्यों को जीतकर ही संतुष्ट नहीं हुआ, अपितु उसने समीप के पार्थियन व संक राज्यों पर भी आक्रमण किया। अनेक ऐतिहासिकों का मत है कि कुसान किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं था। यह नाम उस यूइस जाति की उस शाखा का था जिसने अन्य चारों यूइस राज्यों को जीतकर अपने अधीन कर लिया था। जिसे चीनी ऐतिहासिकों ने कुइस सुआंग लिखा है, उसी का यूइस नाम कुसान था। इन ऐतिहासिकों के अनुसार जिस राजा ने 5 यूइस राज्यों को मिलाकर अपनी शक्ति का उत्कर्ष किया, उसका नाम कुजुल कमस या कुजुल कदफिस था। राजा कुजुल कुसान ने किस प्रकार धीरे धीरे अपनी शक्ति का विकास किया, यह बात उसके उन सिक्कों द्वारा भलीभांति प्रकट हो जाती है, जो काबुल व भारत के उत्तर पश्चिमी कोने से अच्छी बड़ी संख्या में उपलब्ध हुई है। शुरू में कुजुल कुसान एक छोटे से राज्य का स्वामी था, पर बाद में उसका साम्राज्य तक्षशिला तक विस्तृत हो गया। उसके नाम के साथ देवपुत्र विशेषण से यह सूचित होता है कि भारत के संपर्क में आकर उसने बौद्ध धर्म को स्वीकृत कर लिया था। कुजुल कुसान ने सुदीर्घ समय तक राज किया। उसकी मृत्यु 80 साल की आयु में हुई थी। अपनी वृद्धावस्था में महाप्रतापी यूइस राजा कुजुल कुसान ने पार्थियन शासन का अंत कर अपने साम्राज्य को तक्षशिला तक विस्तृत किया था। कुसान का शासन काल 25 ईसा पूर्व से लेकर 35 ईस्वी तक रहा था। यूइस राजा कुजुल कुसान का उत्तराधिकारी उसका पुत्र बिम कदफिस था। इसके बहुत से सिक्के अफगानिस्तान, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत और पंजाब में उपलब्ध हुए हैं। चीन की ऐतिहासिक अनुश्रुति के अनुसार इस राजा ने भारत को फिर से विजय किया था और इसके समय में यूइस की शक्ति बहुत बढ़ गई थी। इस राजा ने भारत के राजाओं को मारकर शासन करने के लिए अपने प्रतिनिधि नियत किए थे। इसमें संदेह नहीं कि गांधार के आगे बढ़कर पंजाब और भारत के अन्य पश्चिमी प्रदेशों की विजय राजा बिम द्वारा ही की गई थी। यवन, संक और पार्थियन जो भारत पर राज्य कर रहे थे, उन्हें राजा बिम ने मारकर अपना राज्य स्थापित किया। राजा भीम केवल पंजाब तक ही अपनी शक्ति का विस्तार करके संतुष्ट नहीं हुआ। वह पंजाब से मथुरा की दिशा में और आगे उन प्रदेशों की ओर बढ़ा जो आजकल उत्तर प्रदेश के अंतर्गत है। राजा भीम भारत के संपर्क में आकर यहाँ के अनियंत धर्म शैव धर्म को स्वीकार कर लिया। राजा भीम ने पंजाब और उत्तर प्रदेश के जिन प्रदेशों को जीतकर अपने अधीन किया था, उन पर उसका शासन देर तक स्थिर नहीं रहा। भारत के प्रधान राजवंशी इस समय सातवाहन राज्यों की थी। सातवाहन वंश के कुंतल सातकर्णी ने भीम को हराया था। राजा भीम का शासन काल 35 ईस्वी से लेकर 65 ईस्वी तक रहा था। भीम के बाद कुषाण साम्राज्य का अधिपति कौन बना, इस संबंध में ऐतिहासिकों में बहुत मतभेद है, पर इतिहासकार यह भी मानते हैं कि भीम के बाद कनिष्ठ मगध का सम्राट बना। भीम के राज्यकाल का अंत 65 ईस्वी के लगभग हुआ था और कनिष्ठ 65 ईस्वी के लगभग कुषाण राज्य का स्वामी बना। कनिष्ठ का इतिहास जानने के लिए ऐतिहासिक सामग्री की कमी नहीं है। उसके बहुत से सिक्के उपलब्ध हैं। बौद्ध धर्म में कनिष्ठ का स्थान अशोक से कुछ कम नहीं। जिस प्रकार अशोक के संरक्षण में बौद्ध धर्म की बहुत उन्नति हुई, वैसे ही कनिष्ठ के समय में भी हुई। कनिष्ठ ने कुषाण की शक्ति का पुनरुद्धार किया। सातवाहन राजा कुंतल सातकर्णी के प्रयत्न से कुषाणों की शक्ति छीन हो गई थी। अब कनिष्ठ के नेतृत्व में कुषाण राज्य का पुनरुत्कर्ष हुआ। कनिष्क ने उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम चारों दिशाओं में अपने राज्य का विस्तार किया। सातवाहनों को परास्त कर उसने न केवल पंजाब पर अपना अधिपत्य कायम किया, अपितु भारत के मध्य देश को जीतकर मगध से भी सातवाहन वंश का शासन का अंत किया। कनिष्क ने पाटलिपुत्रा को जीतकर उसे अपने अधीन किया और वहां से प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान अश्वघोष और भगवान बुद्ध के कमंडल को प्राप्त किया। बौद्ध अनुश्रुति की यह बात कनिष्क के सिक्कों और उत्कीर्ण लेखों द्वारा भी पुष्ट होती है। कनिष्क के सिक्के उत्तर भारत के दूर दूर तक उपलब्ध हुए हैं। इसी प्रकार उसके लेख पश्चिम में पेशावर से लेकर पूर्व में मथुरा और सारनाथ तक प्राप्त हुए हैं। उसके राज्य के विस्तार के विषय में ये पुष्ट प्रमाण है। सारनाथ में कनिष्क का जो शिलालेख मिला है, उसमें महाक्षत्रप खरपल्लान और क्षत्रप बनस्पर का नाम आता है। पुराणों में सातवाहन वंश के बाद मगध का शासक बनस्पर को ही लिखा गया है। यह बनस्पर कनिष्क द्वारा नियुक्त मगध का क्षत्रप था। महाक्षत्रप खरपल्लान की नियुक्ति मथुरा के प्रदेश पर शासन करने के लिए की गई थी। उत्तरी भारत की यह विजय कनिष्क केवल अपनी शक्ति द्वारा ही नहीं कर सका था। तिब्बती अनुश्रुति के अनुसार खोतन के राजा विजय सिंह के पुत्र विजय कीति के गुंजान तथा राजा कनिष्क के साथ मिलकर भारत पर आक्रमण किया था और साकेत नगर जीत लिया था। सातवाहन वंश की शक्ति को नष्ट करने के लिए कनिष्क ने सुदूरवर्ती खोतन राज्य के राजा से सहायता लेनी पड़ी थी।
पाटलिपुत्रा को जीतकर कनिष्क ने अपने अधीन कर लिया था। अपने प्राचीन गौरव के कारण इसी को कनिष्क के साम्राज्य की राजधानी होनी चाहिए, पर कनिष्क का साम्राज्य बहुत विस्तृत था। उसकी उत्तरी सीमा चीन तक छूती थी। भारत के क्षेत्रों के बाहर कनिष्क ने बहुत सारे प्रदेशों को विजय किया था। चीन की सीमा तक विस्तृत विशाल कुषाण साम्राज्य के लिए पाटलिपुत्र नगरी उपयुक्त राजधानी नहीं हो सकती थी। कनिष्क ने एक नए शहर की स्थापना की और उसे पुष्यपुर नाम दिया। यही आजकल का पेशावर है। पुष्पपुर में कनिष्क ने बहुत सारी नई इमारतें बनवाई। इसमें एक प्रमुख स्तूप बनवाया जो 400 फीट ऊंचा था। इसमें 13 मंजिलें थी। जब प्रसिद्ध चीनी यात्री महाराजा हर्षवर्धन के शासन काल में भारत भ्रमण करने आया था तो कनिष्क द्वारा निर्मित इस विशाल स्तूप को देखकर आश्चर्यचकित रह गया था। कनिष्क ने पुष्पपुर को विद्या संस्कृति का केंद्र बनाया। कनिष्क केवल उत्तरी भारत की विजय से ही संतुष्ट नहीं हुआ, उसने मध्य एशिया के क्षेत्र में भी अपनी शक्ति का विस्तार प्रयत्न किया। कनिष्क केवल उत्तरी भारत की विजय से ही संतुष्ट नहीं हुआ, उसने मध्य एशिया के क्षेत्र में भी अपनी शक्ति के विस्तार का प्रयत्न किया। उस समय चीन के प्रसिद्ध सेनापति पांचाओ ने 73 ईस्वी में लगभग साम्राज्य विस्तार के लिए दिग्विजय प्रारंभ की और मध्य एशिया पर अपना अधिकार कर लिया। पांचाओ चाहते थे कि कनिष्क के साथ मैत्री का संबंध स्थापित हो, इसीलिए पांचाओ ने विविध बहुमूल्य उपहारों के साथ अपने राजदूत कुषाण राजा के पास भेजे। कनिष्क ने इन दूतों का स्वागत किया, पर चीन के साथ अपनी मैत्री को स्थिर रखने के लिए यह इच्छा प्रकट की कि चीनी सम्राट अपनी कन्या का विवाह उसके साथ कर दे। कुषाण राजा की इस मांग को पांचाओ ने अपने सम्राट के सम्मान के विरुद्ध समझा। परिणाम यह हुआ कि दोनों पक्षों में युद्ध प्रारंभ हो गया। इस युद्ध में कनिष्क हार गया, पर वह इस पराजय से निराश नहीं हुआ। चीनी सेनापति पांचाओ की मृत्यु के बाद कनिष्क ने चीन पर फिर से आक्रमण किया। इस बार वह सफल हुआ और मध्य एशिया में अनेक प्रदेशों पर उसका आधिपत्य स्थापित हो गया। खोतन और यारकंद के प्रदेश इसी युद्ध में विजय होने के कारण कुषाण राज्य के साम्राज्य में सम्मिलित हुए। कनिष्क सब धर्मों का सम्मान करता था, सबके देवी देवताओं को आदर की दृष्टि से देखता था। कनिष्क के विशाल साम्राज्य में विविध धर्मों के अनुयायी लोगों का निवास था। उसने अपनी प्रजा को संतुष्ट करने के लिए सब धर्मों के देवताओं को अपने सिक्कों पर अंकित कराया था। सम्राट कनिष्क का शासनकाल 65 ईस्वी से लेकर 100 ईस्वी तक रहा था। कनिष्क के बाद विशाल कुषाण साम्राज्य का स्वामी वाशिष्ठ बना। उसका शासनकाल 100 ईस्वी से लेकर 108 ईस्वी तक रहा था। इस राजा का कोई सिक्के प्राप्त नहीं हुए हैं, पर उसके साथ संबंध रखने वाले कतिपय उत्कीर्ण लेख प्राप्त हुए हैं, जिसमें उसके इतिहास के संबंध में अनेक महत्वपूर्ण बातें ज्ञात होती है। वाशिष्ठ ने कुषाण साम्राज्य को और भी अधिक विस्तृत किया। इस समय में 2 राजवंशियां प्रधान थी। उत्तरापथ कुषाणों के अधीन था और दक्षिणापथ पर सातवाहना वंश का शासन था। उस समय विदिशा सातवाहना वंश के अधीन था। वाशिष्ठ ने उसे जीतकर अपने वाशिष्ठ के बाद कनिष्क नाम का एक व्यक्ति कुषाण साम्राज्य का अधिपति बना, जिसे कनिष्क द्वितीय नाम से भी जाना जाता है। इस राजा का शासनकाल 108 ईस्वी से लेकर 120 ईस्वी तक रहा। इस समय भारत और रोम में व्यापार संबंध भी विद्यमान था और इसी कारण पहली सदी में बहुत सारे रोमन सिक्के दक्षिण भारत में उपलब्ध हुए। कनिष्क द्वितीय के बाद हविष्क कुषाण साम्राज्य का स्वामी बना। इसके बहुत सारे सिक्के भारत और अफगानिस्तान में उपलब्ध हुए हैं। हविष्क के सिक्के पर उसकी अपनी सुंदर प्रतिमा अंकित है। हुबिस्क ने कश्मीर में अपने नाम से एक नगर हुबिस्कपुर बसाया था, जिसके अवशेष बारामूला के समीप उस्कुल गांव में अब भी विद्यमान है। हुबिस्क के बाद वासुदेव कुषाण साम्राज्य का स्वामी बना। उसके सिक्कों पर शिव और नदी की प्रतिमाएं हैं। वासुदेव ने प्राचीन हिंदू धर्म को पूर्ण रूप से अपना लिया था। उसका वासुदेव नाम भी इसी बात का निर्देश करता है। राजा वासुदेव के शासन काल में कुषाण साम्राज्य की शक्ति क्षीण होनी शुरू हो गई। उत्तरापथ में अनेक राज्य खुद को स्वतंत्र राज्य घोषित कर दिए और यहाँ से कुषाण साम्राज्य का पतन होना शुरू हो गया।